हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैं श्योर कर रही हूँ आपको कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, बिकॉज बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा का पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। एंड ऑब्वियस ही बात है, ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है। आप कॉमर्स की फील्ड से अगर रिलेट करते हो, चाहे आप HPPSC कॉलेज कैडर के लिए तैयारी कर रहे हो, आप BCom के स्टूडेंट हो, MCom के स्टूडेंट हो या BBA के स्टूडेंट हो, या और कोई कॉमर्स से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले तो मीनिंग क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो डू यू रिमेंबर हमने पिछला लेक्चर किस चीज़ का स्टडी किया था? दैट वाज कैपिटल बजटिंग, जिसमें हमने बात की थी डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स की। तो वहाँ हम एक बात कर रहे थे रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे थे? एज अ के रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। के से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही है जो वहाँ हम रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे थे, यानी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम किसको बोलेंगे? वो रेट ऑफ रिटर्न जो हमें पे करना है वेरियस सप्लायर ऑफ फंड्स को। अब वेरियस सप्लायर ऑफ फंड्स कौन कौन होंगे? आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे, आपके डिबेंचर होल्डर्स होंगे, है ना। तो इनको जो आपने रिटर्न देनी है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी उनसे फंड लेने के बदले में आपको उनको कितने रुपए या कितनी चीज़ें आपको उनको देने पड़ रही हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या है? रेट ऑफ डिस्काउंट, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यूज़ को एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर की, और उसी के बेसिस पर हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे थे। तो ये वही वाला रेट है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसमें इन्वेस्ट करके हमें मार्केट से मिनिमम उतनी रिटर्न तो मिलनी ही चाहिए, मिनिमम उतना पैसा तो हमें वापस मिलना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा मिलता है तो दैट इज़ मच बेटर फॉर अस, बट उससे कम अगर मिलता है तो यानी हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? वहाँ पर फेल हो गई, जिसकी वजह से सभी को ही सफ़र करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, है ना। कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो था हमारा कि इन्वेस्ट कहाँ पर करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बजटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और वहाँ पर तो हमने पढ़ा ही था डिस्काउंटेड कैश फ्लो में कि वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। तो सेम वही है, क्योंकि वहाँ हम के की ही तो बात कर रहे थे, रेट ऑफ रिटर्न की ही तो बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वही रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास। तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्टली हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के ऊपर फॉलो करता है, क्योंकि अगर हम के से ज़्यादा अर्न करते हैं तो हमारे मार्केट में, शेयर के मार्केट प्राइस में क्या आ जाएगी? इंक्रीज़ देखने को मिलेगा हमें, वो राइज हो जाएंगे। वहीं अगर हमारा के से कम अगर हमें रिटर्न मिलता है, तो अगर हम के से कम रिटर्न अर्न कर पाते हैं, अगर तो ग्रेटर है तब तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर हम लेस रिटर्न अर्न कर पा रहे हैं तो उस केस में क्या है? हम फेल हो जाएंगे एज अ इन्वेस्टर। मतलब हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या थे? सही नहीं थे। तब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए के की क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और के का मतलब क्या होता है? हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम इसके बेसिस पर ले सकते हैं, है ना। कि प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, किस में हम इन्वेस्ट करें। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हम इसके बेसिस पर ले सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हम क्या, कौन से डिसीजंस लेंगे? कि कितनी प्रेफरेंस कैपिटल का यूज़ किया जाए, कितने डेट फंड का यूज़ किया जाए, है ना, कितने डिवेंचर्स हम यूज़ करें, और कितनी इक्विटी फंड का हम यूज़ करें अपनी कैपिटल को लाने में। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस, अब इन दोनों को जो आपने डिविडेंड पे करना है, स्पेशली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का तो डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है, तो उसमें तो ज़्यादा हमें कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इक्विटी वालों को क्या है? डिपेंड करता है हर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, कि आप रिटेन करके रखना चाहते हो अपने मिली हुई रिटर्न को, या आप उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। द डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस, जो कि 3 डिसीजंस में से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमारा, वो भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हेल्प से ले पाएंगे। देन कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। यही ये जो 3 सोर्सेज हैं हमारे पास बेसिकली फाइनेंस के हैं, तो और भी बहुत सारे
है ना, एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं इसमें। बट बेसिकली हम इन 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस लेते हैं तब। कि डेट कैपिटल का यूज़ करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, टैक्स बेनिफिट थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, है ना। प्रेफरेंस का यूज़ करोगे तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आपको देना पड़ेगा। वहीं इक्विटी यूज़ करोगे तो आप रिटेन भी कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को। तो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस की, कि कौन से सोर्सेज को हमें यूज़ करना है अपने बिजनेस में। देन इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, कि कितना रिटर्न मिल रहा है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। ये सारी इंपॉर्टेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंपॉर्टेंस। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, कितने पार्ट्स में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को स्टडी करते हैं। तो एक होती है स्पेसिफिक कॉस्ट और एक होती है कंबाइंड कॉस्ट, ठीक है। तो स्पेसिफिक कॉस्ट का मतलब जब हम इंडिविजुअली एक एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल सोर्स की कॉस्ट को क्या है कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है। जब हम इंडिविजुअली, जैसे मान लो इक्विटी का आप अलग से निकाल रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स का आप अलग से निकाल रहे हो, डिवेंचर्स का आप अलग से कॉस्ट निकाल रहे हो और रिटेन्ड अर्निंग का अलग से, इंडिविजुअली जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो हो जाती है स्पेसिफिक कॉस्ट। वहीं कंबाइंड कॉस्ट जब इन सबको इकट्ठे निकाला जाएगा, और यही दो चीज़ें हमने यहाँ पर स्टडी करनी है, न्यूमेरिकल भी इन्हीं के बनते हैं हमारे। स्पेसिफिक कॉस्ट के हैं बहुत सारे, और फिर कंबाइंड कॉस्ट यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम बोलेंगे वो। तो यानी इन सबका एक साथ जब आप वेट्स असाइन करके निकालोगे। देन है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट है जहाँ पर वो वाला रेट है हमारा जहाँ पर हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इक्वल हो जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लोज के, ठीक है। यानी जैसे कि हम IRR को स्टडी कर रहे थे तो वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ जाती है। वही इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब एक तरीके से आप इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बोलेंगे हम इसको, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि शेयर होल्डर्स को आपने फंड नहीं दिया, बट क्या कर दिया आपने उन फंड्स को या तो रिटेन करके रख लिया या कहीं और पर आपने उनको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो वो हो गई इनकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी बेस्ट फॉरगोन की अपना डिविडेंड जो उनको मिलने वाला था वो उन्होंने डिविडेंड नहीं लिया, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया या रिटेन करके रख लिया। और नेक्स्ट है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट, जो कि बेसिक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अभी तो काम नहीं आती है, बट ये क्या डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। और फ्यूचर कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है जो हम एस्टिमेशन लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये आता है अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक होता है कॉस्ट ऑफ डेट, दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तीसरा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी और फोर्थ है हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। यानी ये अब आ गई हमारी स्पेसिफिक वाली, जहाँ हम स्पेसिफिक कॉस्ट की बात कर रहे थे कि स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, इन सब की कैलकुलेशन करेंगे इंडिविजुअली। तो ये हमारी है स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है, जहाँ पर हम डेट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब डेट के कॉस्ट को कैलकुलेट करने के दो पार्ट्स हैं, आज अभी आगे आएंगे। एक होंगे हमारे इरिडीमेबल डेट डिवेंचर्स यानी, और दूसरे होंगे रिडीमेबल डिवेंचर्स, ठीक है। फिर इनमें भी दो दो पोर्शंस आ जाएंगे आपके, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो ये चीज़ आ जाएगी। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स के भी दो पार्ट हैं, इरिडीमेबल और रिडीमेबल, बट बस सिंपल यही है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इक्विटी तो हमारे कभी भी रिडीम नहीं होते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स जो हम रिटेन करके रखते हैं। तो चलिए इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। तो डेट अमाउंट क्या होती है वो तो हमें पता है ना, कि जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो इट इज़ अ लोन अमाउंट फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पर क्या करना पड़ता है, हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने डिवेंचर होल्डर्स को। तो ये जो फिक्स इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है ना, दैट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ KD, जहाँ K का मतलब है कॉस्ट और D का मतलब है डिवेंचर्स, डेट की कॉस्ट यानी। तो डेट की कॉस्ट बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट की जा सकती है और आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट की जा सकती है। और डिबेंचर्स दो तरीके के होंगे हमारे, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो उनकी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे परपेचुअल कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि होते हैं इरिडीमेबल। अगर हमसे इरिडीमेबल पूछा जाए तो वो तो ईजी है, जहाँ हमें पता होगा कि इरिडीमेबल यानी लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो रिडीम नहीं होंगे। बट वहीं अगर पूछा जाए परपेचुअल कॉस्ट ऑफ डेट,
तो ये याद रखना, परपेचुअल मतलब जो इनफाइनाइट टाइम तक चलेंगे, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक, जिनको रिडीम नहीं किया जाने वाला है, दैट विल बी परपेचुअल कॉस्ट ऑफ डेट, यानी इररिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट। तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम दो तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, के डी बी। अब के का मतलब है कॉस्ट ऑफ, डी का मतलब है डिवेंचर्स और बी का मतलब है यहाँ पर बिफोर टैक्स, आई डिवाइडेड बाय एन पी। तो आई का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे, और एन पी का मतलब है नेट प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर, मतलब हमें कितने रुपए मिले डिवेंचर से, नेट। नेट का मतलब टोटल, उसमें से कुछ प्लस माइनस करना है, आपने कोई खर्चा करना पड़ा आपको डिवेंचर्स इशू करने के लिए, वो सारी चीज़ें निकालने के बाद नेट अमाउंट। तो नेट प्रोसीड्स को कैलकुलेट करने के भी हमारे पास फार्मूलाज हैं। अगर हमने डिवेंचर, ये सबके लिए सेम रहेंगे, चाहे इक्विटी शेयर्स हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, चाहे डिवेंचर्स हैं, ये फार्मूलाज हर जगह सेम रहने वाले। तो अगर हमने इनको पार पे इशू किया है तो नेट प्रोसीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस। अगर हमें कोई खर्चा करना पड़ा है शेयर्स इशू करने के लिए या डिवेंचर्स इशू करने के लिए, तो उन एक्सपेंसेस को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रोसीड्स आ जाएंगे। अगर प्रीमियम पर इशू किया तो प्रीमियम का मतलब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमने जनरेट किया, तो फेस वैल्यू में हम यहाँ प्रीमियम को प्लस कर देंगे और इशू एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स आ जाएंगी इन द केस ऑफ प्रीमियम। वहीं अगर डिवेंचर्स को डिस्काउंट में इशू किया गया, अब हम शेयर्स को तो डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, बट डिवेंचर्स को इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट यानी हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, तो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को भी माइनस कर देंगे और इशू एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दोगे, तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या बन जाएगी, हमारी नेट प्रोसीड्स। तो ये इसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा। कैसे निकालनी है कॉस्ट ऑफ डेट, हमने बिफोर टैक्स इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, और नेट प्रोसीड्स निकालना बहुत ही आसान है। और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स हम कैसे निकालेंगे, के डी ए, यानी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, ए यहाँ रिप्रेजेंट करेगा आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स की जो वैल्यू आई है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टी, जहाँ पर टी का मतलब है हमारा टैक्स, कितना टैक्स हमें पे करना है। तो एग्जांपल लेकर चलते हैं, ए लिमिटेड ने इशू किए हैं 1,08,000 डिवेंचर्स पार पे, जिसमें टैक्स रेट एप्लीकेबल है कंपनी के लिए 50%। 50% आपको क्या देना है, यहाँ पर टैक्स देना है। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल हमें यहाँ क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। अब कोई इशू एक्सपेंसेस नहीं है तो नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपये, और इंटरेस्ट कितना है, 1,00,000 का 8%, तो 1,00,000 का 8% कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट हमारा 8,000, नेट प्रोसीड्स आ गई हमारी 1,00,000। तो के डी बी यानी कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 8,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आ जाएगा 8%। ठीक है, अब 8% आ गई कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। अब हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस टी। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 0.08 मल्टीप्लाई 1 माइनस 50% यानी 0.5%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 4%। तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स है 4% और कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स है 8%। तो ये है बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। बस इसमें चेंज क्या होगा, अगर आपको कुछ चेंज अगर आपको लगता है डिफ़िकल्ट आएगा तो उसमें बस यही होगा, इशू एक्सपेंसेस दे दिए जाएंगे आपको, है ना, इशू एक्सपेंसेस दे दिए जाएंगे, या कभी कभी क्या है यहाँ शेयर्स दिए होंगे, आपको अमाउंट नहीं दी होगी, शेयर्स दिए होंगे और उनकी वैसे वैल्यू दी होगी, तो आपको नेट प्रोसीड्स उस तरीके से निकालने पड़ेंगे। तो बहुत ही बेसिक है। अब है रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट, वो तो हो गए इरिडीमेबल जो कभी रिडीम नहीं होंगे। अब आते हैं रिडीमेबल, जो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। तो इसमें भी बिफोर टैक्स हम कैलकुलेशन करेंगे, क्या फार्मूला हो जाएगा, आई यानी इंटरेस्ट, पी यानी पार वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन, कितने सालों में हमने इनको रिडीम करना है, ओवरऑल डिवाइडेड बाय पी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2।
तो आई हो गया एनुअल इंटरेस्ट रेट, हमने पहले पढ़ लिया। नेट प्रोसीड्स आ गए, पी होगी पार वैल्यू, एन हो गया नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी। और आफ्टर टैक्स का सेम वही फॉर्मूला रहेगा। बिफोर टैक्स में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट। तो अब है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिनको प्रेफर किया जाता है पहले, जिनको इंपॉर्टेंस पहले दी जाती है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या कॉस्ट होगी? एक जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हम क्या करते हैं, पे करते हैं, और विच इज़ यूजुअली एक्सपेक्टेड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो ये भी दो पार्ट्स में, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। हालांकि अब तो क्या है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हम जब कॉस्ट की बात करें तो अभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया, तो हमें यहाँ इरिडीमेबल वाले को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला भी सेम है, कॉस्ट ऑफ के पी का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल्स टू डी पी डिवाइडेड बाय एन पी। तो डी पी का मतलब क्या है? यहाँ पर फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाला डिविडेंड, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर। और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सेम वही आपका आ जाएगा, के पी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल्स टू डी पी प्लस पी माइनस एन पी। वही सेम फॉर्मूला है जो हमारा डिवेंचर्स का फॉर्मूला था। तो मैंने आपको पहले बोला था ना, एक चीज़ को अगर हम समझ लेना तो बाकी चीज़ें उसी से रिलेट करती है, बस एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डी पी यानी फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमने देना है, वहाँ पर क्या था? इंटरेस्ट था, तो आई था हमारा। यहाँ पर डिविडेंड इनको दिया जाता है तो वो डी है, प्लस पी यानी पार वैल्यू, माइनस एन पी यानी नेट प्रोसीड्स, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर्स फॉर मैच्योरिटी, डिवाइडेड बाय पी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड जो एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स। अब देखिए, इक्विटी कैपिटल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी कैपिटल के लिए हमारे वैसे फॉर्मूले नहीं चलेंगे, थोड़े से चेंज आ जाएंगे इसमें। 4 तरीके के मेथड्स का हम यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इक्विटी कैपिटल क्यों यहाँ इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इनको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ना तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ना इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, ना ही इनको रेगुलर डिविडेंड पे किया जाता है, बट इनकी वेल्थ को इंक्रीज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ये क्या है? सबसे ज़्यादा रिस्क बेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क कौन बेयर करता है? हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसलिए ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको डिविडेंड भी क्या है? दूसरों से ज़्यादा दिया जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक तरीके से सिक्योर्ड होते हैं, इनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये चाहते हैं कि जितने टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उतने टाइम तक एटलीस्ट इनको क्या है? एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या हो जाएगी? अगर मीनिंग पूछ लिया जाए तो वही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो रिस्क भी क्या है? हायर लेकर चल रहे हैं अपने साथ। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके के फार्मूलाज आएंगे। एक डिविडेंड अप्रोच है, डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच है। फिर थर्ड हमारी एक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आ जाएगा, और एक ईपीएस मेथड, अर्निंग पर शेयर वाला मेथड आएगा। तो सबसे पहले डिविडेंड अप्रोच। ये सिंपल सा मेथड है जहाँ हम डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे या तो हमारे नेट प्रोसीड से या मार्केट प्राइस से, डिपेंड करते हैं आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है। तो उसके बेसिस पर इसको शॉर्ट में बोला जाता है डी पी रेशो। पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम नेट प्रोसीड्स को भी या मार्केट प्राइस को भी। यहाँ पी का मतलब नेट प्रोसीड्स भी है और मार्केट प्राइस भी है, ये जो हमने डी डिवाइडेड बाय पी यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारा? के ई इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय एन पी या डी डिवाइडेड बाय एम पी। जो हम पहले बोल चुके, डी का मतलब हो गया हमारा डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, कितना डिविडेंड आप दे रहे हो पर इक्विटी शेयर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर। तो इसका एग्जांपल देखते हैं आप। एक कंपनी ने डिविडेंड देना है 20 रुपये हर इक्विटी शेयर के ऊपर, और एक शेयर का प्राइस है हमारा 10 रुपये, और करंट मार्केट प्राइस है 80 रुपये। तो फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इस फॉर्मूला में हम क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या है,
नेट प्रोसीड्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। नेट प्रोसीड्स का हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टोटल शेयर्स भी नहीं गिवन है, ना ही हमारे पास शेयर्स की 10 रुपये वैल्यू तो है बट टोटल शेयर्स हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस है और डिविडेंड है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाय एम पी, के ई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ ई का मतलब है इक्विटी की कॉस्ट। तो डी है हमारा 20, एम पी है हमारा 80, तो 20 डिवाइडेड बाई 80 यानी 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 25% क्या आ गई हमारी डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर डिविडेंड अप्रोच। ठीक है, डिविडेंड अप्रोच सबसे सिंपल है, सबसे बेसिक है। दूसरी है डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल का मतलब कि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ना, वो क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क बेयर कर रहे हैं तो उनको एक कांस्टेंट डिविडेंड नहीं चाहिए। वो क्या चाहते हैं कि उनका डिविडेंड हर साल बढ़ता रहे बढ़ता रहे। तो वो जो इंक्रीज़ हमें देखने को मिलता है वो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। तो डिविडेंड में कितनी ग्रोथ आ रही है उसको हम प्लस कर देंगे तो बन जाएगा डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, प्लस कर देंगे हम जी। ठीक है, चाहे एनपी हो चाहे एमपी हो उसमें हम प्लस कर देंगे जी। जी का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रोथ विच इज़ एक्सपेक्टेड इन डिविडेंड बाय शेयर होल्डर्स। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास। अब यहाँ पर आपको मार्केट रेट दिया गया है इक्विटी का मार्केट रेट हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, मार्केट रेट इक्विटी का है 135, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 18 रुपये और ग्रोथ रेट हमें दिया है यहाँ पर 6%। तो 18 रुपये हमारा डिविडेंड है, तो डी डिवाइडेड बाय एम पी 135 रुपीज़ प्लस ग्रोथ रेट 0.06%। तो टोटल जब आप इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 19% इस हिसाब से। ठीक है, तो ये है डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल। ये भी बहुत ही सिंपल है। डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस प्लस कर देंगे हम इसमें ग्रोथ का रेट जो कि गिवन रहेगा क्वेश्चन में हमें। अब थर्ड है हमारा अर्निंग प्राइस मेथड। ठीक है, कि अब यहाँ पर हम किस तरीके से डिटरमिन करते हैं कि फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्टिव क्या रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, मार्केट प्राइस हम देखते हैं शेयर्स का और फ्यूचर में हम कितनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं, मतलब अर्निंग पर शेयर यहाँ पर हमारा मेन मैटर करता है। तो इसका फॉर्मूला है के ई इज इक्वल्स टू ई पी एस डिवाइडेड बाई एम पी, जहाँ ई पी एस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, एम पी का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर। और अगर इस किसी केस में कंपनी ने अभी पहली बार नए शेयर्स इशू किए हैं तो वहाँ पर हमारा मार्केट प्राइस नहीं आएगा, वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, नेट प्रोसीड्स का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम। ठीक है, जब अगर कंपनी ने पहली बार शेयर्स इशू किए हैं तो वहाँ पर हम नेट प्रोसीड्स का यूज़ करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस का। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक कंपनी ने क्या है 80,000 शेयर्स इशू किए हैं, 80,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया है। 10 रुपये एक इक्विटी शेयर की कॉस्ट है, करंट मार्केट वैल्यू है उसकी 160 रुपीज़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर इज़ 16 लाख रुपीज़। यानी ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचा हुआ है। ठीक है, 80,000 आपके इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 160 है। तो 160 तो हमारा नीचे आने वाली है वैल्यू। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट है डिवाइड कर देंगे टोटल शेयर से। यानी 16 लाख रुपए हमारे पास प्रॉफिट है ना, डिवाइड जब हम कर देंगे 80,000 शेयर्स में से, तो ये एक शेयर को यहाँ कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, 20 रुपये। एक शेयर पर आपको कितने प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, 20 रुपये का। तो यानी अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 20 रुपये एक शेयर के मिल रहे हैं, तो 10 शेयर को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, तो टोटल कितना प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलेगा, 200 रुपीज़। तो इसके कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेट कर देंगे, अब 20 रुपीज़ आपका एक शेयर का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर की हम बात करें तो 20 रुपीज़ आ गया, डिवाइडेड कर देंगे 160 से, करंट मार्केट वैल्यू है जो कि हमारी। तो इसकी कैलकुलेशन करके हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 12.5%। ठीक है, तो ये है अर्निंग प्राइस मेथड, जहाँ पर अर्निंग पर शेयर की हम बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हमारे पास प्रॉफिट रहेगा। अब इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन को लेंथी करना हो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हो सकता है आपको, है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हो सकता है हमें क्वेश्चन में,
देन हमें क्या बोला हो सकता है कि आपके डिबेंचर्स हैं उस पर इतना % इंटरेस्ट है, तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से उस डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। देन हम क्या कर देंगे, टैक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ऐसा भी हो सकता है उसमें और क्या है, प्रेफरेंस का डिविडेंड आपको दिया हो, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसमें से हम प्रेफरेंस के डिविडेंड को भी पहले माइनस कर देंगे, उसके बाद क्या बच जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट बचेगा। तो वो है। और उसके बाद लास्ट मेथड है इसका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ यही नहीं, हम इनको अदर सब्जेक्ट्स में भी स्टडी करते हैं, CAPM को, जिसका मतलब क्या होता है, जब हमने एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, यानी कुछ एक रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है और थोड़ा अमाउंट हमने क्या है, रिस्की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, यानी हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यहाँ किया। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि हम मैनेज करते हैं ना अपने रिस्क को यहाँ पर, कि कुछ एक अमाउंट जो है हम वो रिस्की शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे और कुछ एक अनरिस्की में, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो गया। तो उस केस में जो हम रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, ठीक है, तो वो होगी CAPM मॉडल। तो इसमें हम इक्विटी कैपिटल के दो पार्ट्स होते हैं, एक रिस्क फ्री होती है और एक होती है हमारी रिस्की। तो जो हमारी रिस्की रिटर्न है, जिसमें हमारा रिस्क एसोसिएटेड है, उसको हम यहाँ पर बोल देते हैं रिस्क प्रीमियम। और ये जो रिस्क प्रीमियम है ये डिपेंड करता है हमारे मार्केट पोर्टफोलियो के ऊपर, यानी ओवरऑल मार्केट के ऊपर, कि वहाँ बीटा यानी रिस्क कितना चल रहा है सिक्योरिटी का और ओवरऑल मार्केट का हाल कैसा है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू RF प्लस F का मतलब है फ्री, रिस्क फ्री रिटर्न हमारी जो होती है, प्लस B यानी बीटा है ये, प्लस RM माइनस RF। तो RM का मतलब रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो और RF है हमारी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और B है हमारा बीटा और रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अब हम। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हेन बीटा फैक्टर इज़ 1.5। ठीक है, बीटा फैक्टर का मतलब होता है हमारा रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 8% और रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो है हमारा 12%। तो जब हम इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, 8% प्लस 1.5 दैट इज़ हमारा बीटा है, 12% माइनस 8%। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 14%। यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ गई यहाँ पर हमारी, 14% एज पर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का सिंपल सा मतलब होता है, जब हम अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, हम ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आधा पोर्शन हमारा रिस्क फ्री होगा और आधा पोर्शन हमारा रिस्की होगा, ताकि अगर कल को हमारा पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट में डूबता भी है तो कुछ एक सहारा रहे हमें कि कुछ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी हमने की थी। जबकि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में क्या है, रिटर्न आपको कम मिलती है, वहीं जब आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हो तो जितना हाई आपका रिस्क होगा ना, रिटर्न मिलने के चांसेस भी क्या है उतने ही ज़्यादा होंगे। इसलिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स को क्या है, डिविडेंड नहीं दिया गया, इस पैसे को क्या है रिटेन करके रखा गया फर्दर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है KR यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल्स टू KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई 1 माइनस T 1 माइनस B। T का मतलब है टैक्स रेट और B का मतलब है ब्रोकरेज कॉस्ट और KE का मतलब है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर क्या है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ये दोनों चीज़ें हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अगर हमें फॉर्मूलाज आते होंगे तो हम क्या है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। और अब आती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना स्पेसिफिक कॉस्ट और कंबाइंड कॉस्ट, तो वो थी स्पेसिफिक कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है हमारी कंबाइंड कॉस्ट। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी कंबाइंड कॉस्ट। तो इसको भी एक नज़र मार लेते हैं कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो कंबाइंड कॉस्ट के और बहुत सारे नाम हैं। कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं हम इसको, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वेट्स असाइन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन।
ठीक है, कितना पोर्शन है उनका टोटल शेयर कैपिटल में। मान लो टोटल शेयर कैपिटल है हमारी 100%, ठीक है, 100% है हमारी टोटल शेयर कैपिटल, जिसमें से 20% है हमारे डेट का, ठीक है, 25% है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का, देन 45% है हमारी इक्विटी कैपिटल का, और रिमेनिंग जो बचा वो हमारा है रिटेन्ड अर्निंग का, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोपोर्शन। तो इसी के बेसिस पर हम क्या है इनको वेट्स असाइन कर देंगे। जैसे डेट का है 20%, प्रेफरेंस शेयर है 25%, इक्विटी है 45%, तो इसके बेसिस पर हम इनको वेट्स असाइन करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। जो हमने अभी तक स्पेसिफिक में फॉर्मूलेज पढ़े उनके बेसिस पर हम इनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। जब इनकी कॉस्ट आ जाएगी तो उनको हम वेट्स असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन, और जब हम इनके बेसिस ऑफ प्रपोर्शन हम इनको वेट्स असाइन करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो टोटल आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये होते हैं हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसको निकालना कोई टफ नहीं है, बस इसके लिए भी क्या है हमें स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जिसमें हमने पढ़ लिया कि डेट को आप क्या है दो पार्ट्स में पढ़ सकते हो, इरिडीमेबल और रिडीमेबल, जिसमें हम बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। और आफ्टर टैक्स भी तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमने बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन की होगी। और हमें क्या है सिंपल फार्मूलाज ही याद करने हैं उनके। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी हमने कॉस्ट निकाली, वो भी कैसे निकाली, रिडीमेबल और इरिडीमेबल में। उसमें कोई बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स नहीं था, सिंपल रिडीमेबल और इरिडीमेबल। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात की। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कैसे निकाली, डिविडेंड अप्रोच से, डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच से, अर्निंग प्राइस मेथड के अप्रोच से जिसमें हम अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को भी हमने यहाँ पर स्टडी किया है। और लास्ट हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, जिसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें टैक्स रेट गिवन रहेगा और ब्रोकरेज कॉस्ट गिवन रहेगी। तो उसके बेसिस पर हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकाल सकते हैं। अगर हमने स्पेसिफिक कॉस्ट को निकाल लिया तो उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए सिंपल हमें वेट्स असाइन करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन। तो जैसे ये 20% है ना, तो अगर आप डेट को वेट असाइन करोगे तो कितना हो जाएगा 0.25। अगर आप बुक में कभी देखोगे ना क्वेश्चन तो वो ऐसे ही दिया रहता है 0.25 वेट आ गया डेट का, 0.20 आ गया डेट का, 0.25 आ गया हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का, सिमिलरली 0.45 आ जाएगा इक्विटी का, और रिमेनिंग आ जाएगा हमारे रिटेन्ड अर्निंग का। फिर इनको जब हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है स्टिल तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर जाइएगा, और ज़रूर अभी मेंशन करके जाइएगा कमेंट सेक्शन में कि सबसे ईजियर आपको कौन सा लगा। इसमें कॉस्ट ऑफ डेट आपको इजी लगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, या कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कौन सा पोर्शन आपको सबसे इजी लगा है अभी तक कैलकुलेट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर जाएँ कि वीडियो आपको कैसा लगा है और नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक के ऊपर स्टडी करना चाहते हो। और अगर आपको कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ मेंशन करें उसको, मैं शॉर्ट्स के थ्रू उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।